देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है, वो मास्टर जी के समर्थन में है और मास्टर जी अगर कल के दिन जीत के आते हैं, तो उनके साथ हम सब लोग खड़े हैं कि उनको सही दिशा निर्देश देने के लिए कि भाई आज की जो ज़रूरत है वो ऋषिकेश के लिए क्या है, उत्तराखंड के लिए क्या है। आज के तमाम बड़े मुद्दे को आज तो जिस प्रकार से रोस्टर को इन्होंने रोस्टर में छेड़ाखानी की है, भाई रोस्टर बदलाव की अगर शुरुआत 11 मेयरों में से होनी थी या तो देहरादून से होनी थी या हल्द्वानी से होनी थी। आपने ऋषिकेश में केवल इसलिए ये रोस्टर चेंज किया गया कि यहाँ के भाजपा के जो समर्पित कार्यकर्ता थे पार्टी के प्रति, उनको साइड लाइन करने के लिए, उनको किनारा करने के लिए। दूसरी यहाँ पे जिस प्रकार से जो विधायक हैं, जो हमारे उत्तराखंड के मंत्री भी हैं, तो उनके जो कारनामे हैं, हमने बेबाकी से आप मीडिया बंधुओं के सामने रखे, हमने एक एक चीज को गिनाया। उनका जो कहीं न कहीं से भर्ती घोटालों में उनका रोल रहा हो, विधानसभा भर्ती घोटाले में रहा हो, या अपने सुपुत्र के प्रति उनका जो लगाव था, जो उन्होंने एक इंजीनियरिंग करे हुए व्यक्ति को एई के पद पर संविदा पे उन्होंने नौकरी लगा दी। फिर जनता पूछती तो जवाब देते कि मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की है। तो मैं चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग तो लाखों युवाओं ने की है, तो या तो सबको नौकरी दे दीजिए। उसके बाद जब वहाँ पर बड़ा वो हल्ला हुआ, उनको हटाया गया। आजकल वो देख रहे हैं कि जंगल माफिया बने हुए हैं, हरे पेड़ गिरा रहे हैं। आज उसके बाद जब देखा गया कि उनके सुपुत्री, जो उनके विभाग का ही अपना मामला है, उनके प्रमोशन के लिए सारी सीमाएं लांघ दी गई, रात रात को सचिवालय बुलाए गए हैं, रात रात को आयोग बुलाए गए हैं। तो ये परिपाटी किस लिए? क्या ये आम कार्यकर्ता के लिए भी ऐसे परिपाटी करते हैं हमारे नेता या हमारी सरकारें? नहीं। जो खास लोग हैं या अपने लिए जब समय आता है, अपनी बात जब आती है, तो ये रात को सचिवालय भी खुलवा सकते हैं, कोर्ट भी खुलवा सकते हैं, आयोग भी खुलवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। इस प्रकार की जो चीजें हैं, ऋषिकेश के अंदर जो मल्टी स्टोरी जो पार्किंग बन रही थी, उसको 4 साल से रोका हुआ है। क्यों? उस कारण को अगर जनता पूछेगी तो निश्चित तौर पर कोई जवाब मुझे नहीं लगता कि मंत्री की ओर से मिलेगा। क्यों रोका गया है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बन रही है, उसमें जो वसूली का काम जो विभाग के द्वारा किया जा रहा है या मंत्री विधायकों के कहने पे किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह है कि जानबूझकर उसको प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दूसरे दिन नोटिस जाता है, तीसरे दिन सेटिंग गेटिंग हो जाती है, चौथे दिन फिर काम शुरू हो जाता है। तो जब अवैध तरीके से अवैध निर्माण करवाने हैं, तो वो फिर रोक काई के लिए? रोक सिर्फ अटेचियों के लिए हो रही है, रोक सिर्फ मनी के लिए हो रही है कि मनी को कैसा इकट्ठा किया जाए। इस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ परिपाटी रही है और शराब माफिया का जिस प्रकार से यहाँ पर दबदबा बढ़ने लगा, जिस ऋषिकेश और हरिद्वार में कभी ठेके नहीं हुआ करते थे, रायवाला में एक ठेका हुआ करता था और प्रदेश का सबसे महंगा ठेका होता था, इसलिए आज यहाँ ठेके खुलवाकर उनकी कुछ दुकानें भी खुलवाई जा रही है। तो ये कहीं न कहीं देवभूमि के साथ न्याय नहीं है। या लोग यहाँ पर देश से ज्यादा विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, तो क्या मैसेज एक जाएगा? मास्टर दिनेश चंद्र के समर्थन में आपको देख रहे हैं देखिए, जिस प्रकार से हम माहौल देख रहे हैं, वो डिजिटल रूप में हो या हमने कल खुद पूरे दिन भर हमने पूरी सड़कें नापी, पूरे व्यापारी भाइयों के साथ हमने बातें की, तो निश्चित तौर पर व्यापारी भाई भी इस बात से नाखुश है कि जिन लोगों को राजनीतिक दलों के द्वारा टिकट दिया गया, वो वास्तव में उनसे वसूलियां करते हैं, वो चंदाखोर है, वो कहीं न कहीं उनको परेशान करते हैं। तो उनका साफ ये कहना है कि भाई अगर कल के दिन हम इन्हें मजबूत करते हैं, इन्हें सत्ता में बिठाते हैं, तो जिस ताकत के साथ आज हमसे चंदा उगाही हो रही है या जिस प्रकार से हमारा ब्लैकमेल ये कर रहे हैं, तो हमने अगर इन्हें ताकत दी थी तो और ज्यादा ताकत से करेंगे। इसलिए उनका ये साफ कहना है कि मास्टर जी का बचपन ऋषिकेश में गुजरा है और कई दुकानों में मास्टर जी ने अपने आप को दुकानों में रहकर काम किया है, कभी कपड़े की दुकान में काम किया, कभी परचून की दुकान में काम किया है। तो उनका भी कहना है कि मास्टर जी खुद कहते कि उन्होंने उनका नमक खाया है, तो उसका वो मान रखेंगे, सम्मान रखेंगे। और जो यहाँ के व्यापारी भाई है या पहाड़ पूरा पहाड़ है, उनके जो पीढ़ियों पीढ़ियों से माटी बेटी का रिश्ता रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए जरूर इस बार मास्टर जी के समर्थन में वो वोट करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सब एक हो गए और अच्छे व्यक्ति को आगे लाने की कोशिश हो रही है, तो इसमें जो अदृश्य शक्तियाँ होती है, निश्चित तौर पर वो भी काम करती है और वहीं से ये पूरा मामला पूरा भाई भर्ती घोटाले से लेकर प्रमोशन घोटाले तक ये बात पहुंच चुकी है। आगे इसमें जो है ना क्या रोड मैप रहेगा, आपका काउंटर अटैक क्या रहेगा, क्या स्टेप रहेगा? देखिए, सीधे तौर पर हमें कुछ दिनों पहले, कुछ 1-1.5-2 महीने पहले कुछ लेटर मिला था जो मेरे गांव के एड्रेस पर आया था। उस लेटर में, उस लेटर बिना नाम का था किसने भेजा है, उसमें ये चीजें इंगित की गई थी। पर उस आधार पर जब हमने विभागों से आरटीआई के माध्यम से जब जानकारी इकट्ठी करी,
तो उसमें देखा कि वाह, ये वास्तव में कितने बड़े वो है कि रात रात को वो जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उसमें तो सब तारीख और बार सब छप जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हमने जब देखा कि 6:44 पर सचिवालय में साइन हो रहा है, उसके बाद आयोग को दौड़ाया जा रहा है, फिर रात को ही आयोग खुल जा रहा है, फिर नियुक्ति भी उसी दिन 10-11 बजे हो रही है, तो निश्चित तौर पर हमारे पास अभी 15 दिन पहले ही ये पूरे कागज पहुंचे हैं। तो हमने इस बात को यहाँ पर उजागर करना सही समझा और इसके बाद उस पर जो कार्रवाई करवानी है वो हम एसटीएफ को भी दे सकते हैं, एसआईटी को भी दे सकते हैं, और इसके अलावा मुख्यमंत्री की टेबल पर रखेंगे कि आपके विभागीय मंत्री इस प्रकार से सारी सीमाएं लांघकर अपने बच्चों के लिए कभी वो संविदा पे नौकरी दे देते हैं, कभी उनके प्रमोशन के लिए इस प्रकार की सारी सीमाएं लांघ देते हैं। ये किस प्रकार का कृत्य है? आप मंत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करिए, नहीं तो पार्टी स्तर पर भी मुझे लगता है कि दिल्ली भी अगर इस चीज को भेजना पड़े भेजेंगे, परंतु ये युवाओं के साथ छलावा है, ये उन लोगों के साथ छलावा है जो सीधी भर्ती पे आ रहे थे, जो इनके सीनियर होने वाले थे। लीगल तौर पर क्या एक्शन रहेगा? लीगल तौर पर अगर प्रशासनिक स्तर पर या शासन स्तर पर कोई नहीं होता है तो निश्चित तौर पर उन लोगों से भी संपर्क किया जाएगा जिन लोगों का हक मारा गया है, और उनके साथ मिलकर न्यायालय में उनकी ओर से भी हो सकता है, अगर वो सहमत हो तो उनकी ओर से कोई रिट फाइल की जाएगी, अगर नहीं होता है तो ऐसे उत्तराखंड बेरोजगार संघ से फाइल की आपने पूरी सर्कुलेट कर विद्यार्थी जनता के बीच कह जा रहे हैं तो समझना पड़ेगा। उनका कहना है कि ऋषिकेश के डेवलपमेंट के लिए जिसमें पार्किंग बननी है, कूड़ा प्रबंधन होना है, सड़कों का सुधारीकरण होना है, तमाम तरह से डेवलपमेंट ऋषिकेश का होना है। 1800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से स्वीकृत हुए हैं के लिए, और ये फैसला सिर्फ ऋषिकेश के लिए स्वीकृत नहीं हुआ, पूरे देश भर में शहरों के डेवलपमेंट के लिए सरकार पैसा दे रही है। लेकिन अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं कि अगर इनके प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो ये पैसा खर्च नहीं हो पाएगा ऋषिकेश के डेवलपमेंट पर। ये भ्रम की स्थिति जनता के बीच डाल रहे हैं, जबकि पैसा स्वीकृत हो गया है। मेयर कोई भी बने, जनता के विकास के लिए ही पैसा खर्च होना है, और इनकी मंशा जो मुझे लगती है 1800 करोड़ की बंदरवाट करने की है। अगर यहाँ पर मास्टर जी मेयर बन जाते हैं तो 1800 करोड़ की बंदरवाट नहीं होगी, वो पैसा जनता के हित में काम आएगा। इस बात से लोग घबराए में हैं, इतनी तरह से जनता के बीच बातें कह रहे हैं। तो फिर हमने क्या कहा है, ये जो चुनाव चल रहा है इसको समझने वाली बात क्या है, ये माफिया के खिलाफ चुनाव है। यहाँ पर जो माफिया तंत्र लगातार हावी हो रहा है, जो अपराध पनप रहा है, ड्रग्स का कारोबार इस ऋषिकेश नगरी में फैल रहा है, जो तमाम तरह से यहाँ पे गैर कानूनी धंधे हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी चुनाव लड़ा जा रहा है। मास्टर जी उसके प्रतीक के रूप में यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपनी पहचान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ऋषिकेश की अस्मिता के लिए मास्टर जी चुनाव मैदान में। दूसरा भ्रम किसकी देखिए आप, पहाड़ और मैदान की बातें भी लगातार कही जा रही है, जबकि ये बात समझने लायक है जो मैदानी मूल के लोग हैं चाहे पहाड़ी मूल के लोग हैं, इनका रिश्ता सदियों पुराना रहा है। व्यापारियों के रिश्ते हमसे, हमारे साथ, पहाड़ी लोगों के साथ बहुत अच्छे रहे, आज भी अच्छे हैं। तो जो ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ये चुनाव आने वाले समय में उनके मुंह पर भी तमाचा मारेगा। जो लोग पहाड़ मैदान को आपस में बांट रहे हैं, और जो मास्टर जी के समय स्थिति है चुनाव की, एक तरफा पूरी लहर मास्टर जी के पूरे ऋषिकेश शहर में है, और जो हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं 10,000 से अधिक वोटों से मास्टर जी चुनाव जीतने वाले हैं।